हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुनीता श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला के अंतर्गत। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत के अंतर्गत सजीवों के लक्षण। इससे पहले बच्चों हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं पौधे के विभिन्न भाग की संरचना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जड़ और पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। और आज इसी लेसन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण। तो बच्चों पहले हम लोग जान लेते हैं कि जब आप अपने आसपास नज़र उठाकर देखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे आप पेड़ पौधों को भी देखते हो, अपने आसपास जंतुओं को भी देखते हो, जैसे बकरी है, भैंस है, गाय, इनको सबको भी देखते हो। और साथ में आप जब कहीं मकान बनता है तो ईंट, बालू, पत्थर, ये सब भी देखते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास मौजूद हैं, तो उन चीज़ों में क्या हमें कुछ अंतर दिखाई देता है कि जैसे मान लिया हमने बकरी को देखा, फिर हमने एक और ईंट को देखा, तो क्या बकरी और ईंट जो हमारे दो चारों तरफ मौजूद है, हमारे आसपास हैं, क्या उनमें सब कुछ समानता है? या हम पेड़ पौधों को देखते हैं और फिर अपने आसपास मौजूद और अन्य सारी चीज़ें, जैसे आप क्लास में अपनी मेज को देखते हो, कुर्सी को देखते हो, ब्लैक बोर्ड को देखते हो, तो इनमें और जो पेड़ पौधे क्या इनमें कोई आपको अंतर दिखाई देता है? जी हाँ बच्चों, जैसे अगर मान लिया आप मेज़ देखते हो तो मेज़ का जो आकार आज है वो अगर हम महीने भर बाद, साल भर बाद भी देखते हो तो वो उसका आकार वही रहता है, वो ना घटता है ना बढ़ता है जब तक हम ना चाहें। और दूसरी तरफ हम पेड़ों को देखते हैं कि अगर मान लिया हमने कोई छोटा पेड़ है, वो धीरे धीरे देखते हैं वो बड़ा हो जाता है। एक कुत्ते का बच्चा छोटा सा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जंतु हो या खुद मनुष्य हो, और बाकी जो और सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो इनमें बहुत सारा अंतर है। तो ये अंतर जो अपना हमें दिखाई देता है तो ये अलग अलग है। यानी कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं, जैसे कि मान लिया पौधों को ले लिया, पौधे क्या होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन मेज नहीं बढ़ती है। तो ऐसे ही लक्षण जो होते हैं जो अलग कर देते हैं हमारे दो टाइप के प्रकार पदार्थों को। जैसे एक और हो जाएगा हमारे निर्जीव और दूसरी हो जाएगा सजीव। यानी निर्जीव जो वो काम नहीं करते जो सजीव करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सजीवों के लक्षण के बारे में, और उसके बाद हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर को भी देखेंगे। बच्चों देखिए, ये सजीवों के लक्षण, इसमें कौन कौन से सजीवों के लक्षण हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोषण। हम जानते हैं कि मनुष्य को या जंतुओं को और पौधों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी वो जब ऊर्जा उनको मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? उनको भोजन से मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि पोषण भोजन कहाँ से हमको मिलता है। हम जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और स्वयं कैसे बनाते हैं? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल तथा सूर्य के प्रकाश, और पौधों में के मतलब पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और हम मनुष्य लोग या जंतु लोग अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, तो हम लोग हो गए परपोषी। यानी परपोषी कौन से होते हैं? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं बनाते, भोजन को नहीं बनाते। और ये कौन कौन से होते हैं? शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु जो केवल पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बकरी है, गाय है। फिर इसका अगला आता है मांसाहारी। मांसाहारी वे जंतु होते हैं जो जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि शेर और चीता। सर्वाहारी जो जंतुओं को भी खाए और पेड़ पौधों से प्राप्त भी भोजन को भी खाए, तो उनको हम बोलेंगे सर्वाहारी। जैसे मनुष्य सब कुछ खाता है, काकरोच ये सब कुछ खाता है। इसी प्रकार से ये पोषण की पूरी बात है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरा हम देखते हैं उत्सर्जन। सबसे पहले उत्सर्जन क्या है? जब हम भोजन करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो पौधे का जारण होता है, यानी कि उसमें जो है अपच पदार्थ बनते हैं, जो इसे बाथरूम के रूप में या मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो वे सारे श्वसन व पाचन के फलस्वरूप जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है, और उन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे मलमूत्र है, पसीना है, और सांस लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये क्रिया जो होती है वो उत्सर्जन कहलाती है, और ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है जिसके द्वारा ये पूरा काम किया जाता है। और उसी तरीके से पौधों में भी उत्सर्जन होता है। पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है? कौन से पदार्थ वो निकालते हैं? वो जो पदार्थ निकालते हैं पौधे, वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, गोंद निकाला जा रहा है, पौधे से गोंद निकल रहा है। उनके लिए, पौधों के लिए ये गोंद बेकार है, लेकिन हमारे लिए ये उपयोगी होता है। इसी तरीके से गोंद है, रबर है, रेजिन है, टैनिन, ये सब पौधों के द्वारा निकाला हुआ उत्सर्जी पदार्थ है जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है। अब यहाँ पर हम बच्चों इस तरफ आ जाइए, ये श्वसन है। सांस, सजीव सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। तो सांस किस प्रकार से लिया जाता है? मनुष्यों में सांस फेफड़ों के द्वारा होता है, और
जो मेढक होता है आपने देखा होगा, वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो उसमें जब वो जमीन पर रहता है तो वो फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, और जब वो जल में रहता है तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। इसी प्रकार मछलियाँ जो होती हैं वो जल में रहती हैं तो वो गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या पौधों में श्वसन होता है? हाँ बच्चों, पौधों में भी श्वसन होता है। और पौधों में श्वसन कैसे होता है? पत्तियों की निचली सतह पर ये देखिए यहाँ पे रंध्र पाए जाते हैं। इसका एक बड़ा बना हुआ है चित्र, यहाँ पर रंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है पौधे जो है गैसीय आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अब इस तरफ देखिए बच्चों, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा पानी में, गर्म पानी में हाथ पड़ जाता है तो हम अपना तुरंत हाथ हटा लेते एकदम से, इस तरीके से। या कोई अच्छी चीज़ देखते खाने के लिए तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो ये सब क्या चीज़ है? ये हमने देखिए यहाँ पर दिखाया गया, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, ट्रेन भी आ रही है, गाड़ी भी वो भी चल रही है, पीछे मोटरसाइकिल है, कार वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। तो हमने अपने कान ढक लिए, यानी हमने शोर के प्रति अपनी अनुक्रिया को प्रकट किया। यहाँ पर देखिए छुई मुई का पौधा बना हुआ है, और जैसे हम इसको छूते हैं तो क्या होता है? इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, यानी कि स्पर्श के प्रति जो है उद्दीपन हो रहा है। तो ये सब क्रियाएं क्या है? ये सब संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया ही संवेदनशीलता है, जिसको आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। अब इस तरफ आइए बच्चों, वृद्धि पर हम नजर डालते हैं कि वृद्धि देखिए यहाँ पर अंडा है, अंडे से चूजा निकला, देखिए बच्चा बड़ा होता होता मुर्गा बन गया। अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों कि हमने एक बीज बोया था, अंकुरित हुआ, ये देखिए, और धीरे धीरे वो पौधा बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय के आकार के साथ जब उसके आकार और प्रकार में, यहाँ छोटा था फिर धीरे बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो इसका मतलब प्रत्येक जीव जो है आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता रहता है, और यही क्या कहलाती है? वृद्धि। यही वृद्धि होती है। और हम जानते हैं कि एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है जंतुओं में, और यहाँ पर पौधों में वृद्धि होती रहती है। किसी पौधे का अगर हम तना काट देते देखते हैं, फिर थोड़ा रह जाता है, तना निकलने लगता है, इसलिए पौधों में बराबर वृद्धि होती रहती है। अब इस तरफ से देखिए बच्चे, प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या है कि जो अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा। यहाँ देखिए कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है। तो अपने जैसे जब जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं प्रजनन, और ये क्रिया पौधों में भी होती है। पौधों में देखिए, आप जब आम का यहाँ पे पेड़ दिखाया है, तो आम के पेड़ का जब हम बीज बोते हैं तो आम का पेड़ ही निकलता है उससे। नीम का बोएंगे तो नीम का पेड़ ही निकलता है। तो अपने द्वारा, बीजों के द्वारा इनका जन्म होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका बीज के द्वारा नहीं होता, जैसे कि मनी प्लांट है, तना लगा देते उसका हो जाता है, या कोई वर्धी प्रजनन भी होता है, जैसे कि गुलाब की कलम लगा देते तब होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो प्रजनन कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों हमने जो लक्षण देखे, ये सारे लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात कर लेते हैं निर्जीव की। तो देखते हैं क्या जो स्वपोषी पौधे हैं, जिस तरीके से परपोषी मनुष्य होते हैं, जंतु होते हैं, तो क्या कोई निर्जीव पदार्थ जैसे मेज, कुर्सी, किताब, कापी, क्या उनको भी पोषण की आवश्यकता होती है? नहीं होती ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सजीव होते हैं उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है और निर्जीव में नहीं होती है। निर्जीव ना श्वसन भी निर्जीव नहीं करते हैं, ना निर्जीव जो है किसी के प्रति उद्दीपन प्रकट करते हैं। संवेदनशीलता होती है कि जैसे मान लिया मेज पर गर्म पानी डाल दिए, मेज के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और ना ही उनकी वृद्धि होती है, और ना ही उनमें जो है कोई उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से सजीवों के लक्षणों में हमने देखा कि सबसे पहले कौन सा? पोषण, उसके बाद श्वसन, फिर संवेदनशीलता, फिर प्रजनन, वृद्धि और उत्सर्जन। इन सब के बाद अब हम बच्चों देखेंगे कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या क्या होता है। बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या होता है। सबसे पहला, इनमें पोषण की क्रिया होती है और इनमें पोषण की क्रिया नहीं होती है। हम जानते हैं जीव जंतुओं को मनुष्यों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें भोजन से मिलती है, लेकिन क्या है, कोई एक मेज है, क्या उसे भी खाने की जरूरत है? नहीं है। तो इसमें पोषण की आवश्यकता नहीं होती। श्वसन करते हैं, सजीव जितने भी हैं वो श्वसन करते हैं, लेकिन निर्जीव कोई भी श्वसन नहीं करते हैं। मेज सांस नहीं लेती ना। इसी तरीके से इनमें वृद्धि होती है, यानी बढ़ते हैं। जैसे एक अभी आपने चार्ट में देखा था कि किस तरीके से अंडे से चूजा और फिर किस तरीके से मुर्गी बन गई थी। लेकिन एक मेज हो या कुर्सी हो या किताब हो, उसमें क्या वो बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, यानी उसमें वृद्धि नहीं होती है। इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी जो सांस लेने के बाद है या भोजन खाने के बाद जो अवच पदार्थ बाहर निकलता है वो क्रिया इसमें होती है। लेकिन चूंकि ना उसमें पोषण होता है ना कुछ होता है, तो इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलता, यानी ये निर्जीव है और इनमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती।
ये उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उद्दीपन जैसे गर्म पानी से हाथ को हटा लेना या मनपसंद चीज़ को मुंह में पानी आना, ये सब उद्दीपन है और इनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, यानी वही संवेदनशीलता कहलाती है जो हम में होती है, जंतुओं में होती है, सजीवों में होती है, लेकिन निर्जीवों में ये क्रिया नहीं होती है। फिर इसके बाद है कि इनमें प्रजनन की क्रिया होती है। सजीव अपनी जैसी जीव की उत्पत्ति करते हैं और जबकि निर्जीव क्या एक मेज या एक कुर्सी से या एक कह दीजिए दरवाजे से दूसरा दरवाजा नहीं पैदा हो सकता, तो इस प्रकार इनमें प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। अब इस प्रकार बच्चों आपने सजीव और निर्जीव में अंतर देखा। अब यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक जीव की जो है उनकी जीवन काल कितना होता है। यहाँ पर कुछ का देखिए नाम लिखा हुआ है, जैसे आदमी मनुष्य है, उसकी उम्र जो मानी गई है वो 60 से 70 वर्ष के बीच में मानी जाती है। हाथी की 70 से 90 वर्ष के बीच में। इसी तरीके से कछुआ की बहुत ज़्यादा उम्र होती है, 120 से 150 वर्ष तक। कुत्ता की 16 से 18 वर्ष तक। इसी प्रकार पौधों में भी यही होता है, जैसे कि गेहूं आप देखते होंगे कि 5 माह में ये पूरा हो जाता है, यानी कि लग भी जाता है, इसमें फल फूल सब आ जाते हैं, पूरा अपना जीवन काल ये 5 माह में पूरा कर लेता है। इस प्रकार बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत पुराना, आपने बहुत एक देख सुना होगा, बहुत पुराना पेड़, यानी 100 से 200 वर्ष तक इसकी आयु हो सकती है। सिकोया का पेड़ तो बहुत ही पुराना हो जाता है, 3000 से 4000 वर्ष तक की इसकी आयु होती है। इस प्रकार ये निश्चित अवधि है जो जंतु पाए थे, सभी प्रत्येक जंतुओं की इसी तरीके से आयु निश्चित होती है। अब बच्चों आप जो है आपने जो इसके पहले जो हमने बताया था कि हमारी पिछली वीडियो में पौधों की संरचना, इसमें जड़ और पुष्प के बारे में, पत्ती के बारे में हमने पढ़ा था, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। अगर आपने ना देखा हो तो उसको आप जरूर देख लें। और ये जब पूरा लेसन है उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको इसकी वर्कशीट मिलेगी। फिलहाल के लिए आप सजीव किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं और सजीव निर्जीव में अंतर क्या होता है, ये आप अच्छे से घर में तैयार करें। थैंक यू।